हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की, जो कि है एनसीईआरटी की किताब से क्लास 9th, और चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, तो मोशन के लिए जो जो टॉपिक मुझे कवर करने हैं वो सारे टॉपिक मैंने ले लिए हैं। पहले मुझे मोशन को डिफाइन करना है, मोशन के टाइप क्या होते हैं, एंड क्वांटिटीज़, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन और इसके टाइप्स की बात करेंगे हम। ठीक है, और फाइनली सर्कुलर मोशन जो लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी की किताब से। और फिर ये इनसे जुड़ी जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको मैं ग्राफ के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं पहले शुरू करता हूँ मोशन से। तो मोशन जैसे गर्दिशें, हर वक्त हम हर एक चीज़ जो इस कायनात के अंदर है वो घूम ही रही है, गर्दिश में है, मोशन में है, हरकत में है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर जाए, तभी हम कहेंगे कि वो पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब वो मोशन जो है किस टाइप का हो सकता है, क्या वो रेक्टेलिनियर हो सकता है, क्या वो ट्रांसलेशन हो सकता है, क्या वो सर्कुलर मोशन हो सकता है, क्या वो पेंडुलम लाइक ऑसिलेशन कर सकता है, क्या वो वाइब्रेटरी मोशन में आएगा। ठीक है, तो ये दीज आर द काइंड्स ऑफ मोशन टाइप्स कि अगर हम बात करें तो उसमें हम बात करते हैं मोशन के अंदर कि वो मोशन जो है क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा। और दूसरी चीज़ आती है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसा होता है, कैसे पता चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। तो हमें सबसे पहली बात पता चलती है कि मोशन क्या है। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने का मतलब ये है कि एक टेबल पर मेरा ये पेन रखा हुआ था, ये मार्कर रखा हुआ था, और बाय समथिंग, चाहे मैंने या किसी भी ज़रिए से, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, और किसको देखते हुए, समय को देखते हुए, वक्त को देखते हुए, टाइम को देखते हुए इसकी पोजीशन को बदला गया एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात की जाए तो किसी भी पोजीशन को बढ़िया से एकदम शानदार से डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, विच यू विल लर्न इन क्लास 11th। तो इसमें क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि हम 3 एक्सेस ले लेते हैं, मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, और हमें पता है ये तीनों ही एक्सेस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यूँ तो मोशन जो है परफेक्टली एक्यूरेसी जो होती है, जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो है मोशन में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, या फिर वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से बताने के लिए हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया, आपने 3 एक्सेस लिया, ठीक है, और मेरा कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने डॉटेड से बनाया हुआ है, और इसकी पोजीशन को मैं x से कितना दूर है, ये y से कितना दूर है, और z मतलब यूँ समझ लो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये x, ये y, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर z। तो जैसे अब मैं इस पेन की बात करता हूँ, और 3D में आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा। जैसे इस पेन की पोजीशन को z से कितना दूर है, जैसे मैं अपने परपेंडिकुलर z मानता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए अराउंड 4 फीट होगा, ठीक है, या 3 फीट होगा। तो ये हो गया z से कितनी दूरी है, तो z में मुझे पता चल गई इसकी पोजीशन z से कितना दूर है, z एक्सेस से, और इसको मान लेता हूँ मैं x एक्सेस। ठीक है, x एक्सेस मान लिया, और इसको मैं y एक्सेस मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं x एक्सेस। ठीक है, तो x एक्सेस से मान लीजिए 5 फीट की दूरी पर है, y एक्सेस से मान लीजिए 2 फीट की दूरी पर है। तो ये जो x, y, z से कितनी दूरी पर है इनके एक्सेस से, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तब हमें पता चलती है। और इसकी पोजीशन यहाँ से कहीं भी चले जाए तो ये जो पोजीशन ये तय करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
बिना टाइम के हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं कर सकते। मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस पे मैंने वक्त को मतलब एक क्लॉक रख दिया एंड मैं उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू क्लॉक मेजर करूँगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊँगा कि इसकी जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रही है, क्या वाकई में इसकी पोजीशन चली है। क्योंकि मान लीजिए कोई बंदा चांद पे चला गया, ठीक है, और अर्थ पर एक कमरे के अंदर किताब रखी हुई है, ठीक है। अब किसी भी बंदे के लिए विद रेस्पेक्ट टू रूम जो किताब टेबल पर रखी हुई है वो रेस्ट में है उसके लिए, जो बंदा रूम से देख रहा है। यानी हम विद रेस्पेक्ट टू रूम अगर हम बात करेंगे तो वो जो किताब टेबल पर रखी हुई है वो रेस्ट में है। मगर चांद पर जो बंदा टेलीस्कोप से अगर देख रहा होगा तो उसके लिए किताब मोशन में होगी, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि नथिंग, नो ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। इस वजह से मतलब कहने का ये है यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ जो है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर मोशन में है, ठीक है। और हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ एंड सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, स्टार्स ऑल आर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हालांकि ब्लैक होल के अंदर कोई टाइम का हिसाब नहीं है, तो वो अलग बात है। तो इसमें हमने मोशन की बात करी। मोशन में जो अगर हमें टाइप्स की बात करें तो मोशन में क्या होता है कि मोशन में एक आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और एक आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरा जो मोशन हो रहा था, जैसे अगर मैं मान लूँ जैसे ग्राफ लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ठीक है। टी को मैंने वाई एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और डिस्टेंस को मैंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि एक पार्टिकल है जिसका मोशन क्या है, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो पार्टिकल वो इक्वल डिस्टेंसेस कर रहा था ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मैंने मान लिया मैं इसको यहाँ पर सेकंड में टाइम ले लेता हूँ 1 2 3 4, ये बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं इसको 5 सेकंड के टुकड़ों में लेता हूँ, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। और इस तरीके से मैं इसको 5 डिस्टेंस को मैं मीटर में लेता हूँ 15 20 25, ठीक है। और ये टाइम मेरा सेकंड में है, डिस्टेंस मैंने मीटर में लेने की बात की है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा जो पार्टिकल था वो कुछ इस तरीके से मोशन में जा रहा था, स्ट्रेट लाइन में जाता। इससे ये पता चलता है कि हर जो भी वो डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस वो ट्रेवल कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर वो इस तरह का मोशन कर रहा था तो इसका मतलब मैं कहूँगा कि जो उसका मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है अगर बात की जाए वेलोसिटी वर्सेस टाइम की, ठीक है, तब भी इसको मैं कहूँगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, उसमें कोई भी पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है। मान लीजिए पहले 5 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल करा, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर उसने 6 मीटर ट्रैवल करा, फिर अगले और 5 सेकंड में उसने एकदम से 20 मीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा 5-5 का फासला दिया गया है, फासले में बात कर रहा हूँ, यानी इक्वल मेरा टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल में है। मगर इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंसेस चल रही थी, जैसे मैंने पहले के 5 सेकंड में मैंने देखा, मैं ऐसा बताने की कोशिश करता हूँ, पहले के 5 सेकंड में मैंने देखा कि उसने 5 मीटर ट्रैवल कर लिया है, फिर अगले 5 सेकंड में देखा कि उसने 6 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 5 इंटरवल में मैंने देखा उसने 20 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ तो मेरा इंटरवल ये जो 5-5 का फ़र्क आ रहा है, जैसे मान लीजिए 5 फिर 10 फिर 15, तो अगर मैं इनका इंटरवल देखूँगा 10 - 5 5 आएगा, 15 - 10 5 आएगा। तो टाइम इंटरवल क्या है मेरा, इक्वल है। मगर यहाँ जो डिस्टेंस का मैं डिफरेंस देखूँगा, यहाँ पे 1 मीटर का डिफरेंस है और यहाँ पर 14 मीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, मगर टाइम का इंटरवल क्या है, वो इक्वल है।
तो अगर ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर जो हमारा इक्वल इंटरवल के अंदर जो अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल अगर करेगा ऑब्जेक्ट, तो उस मोशन को हम कहेंगे कि वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ जाएगा कर्व में, ठीक है। यानी उसका ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कर्व में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं, तो मेरी मैं बाइक पर चल रहा हूं और स्ट्रेट रोड पर हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने देखा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ वो इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड मेरी कांस्टेंट रहती है। यानी अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ तो मैं चलता ही रहूँगा अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता हूँ। या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसके अंदर स्पीड का मामला क्या रहेगा, स्पीड का मामला कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी जो भी होगी या स्पीड जो भी होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या देखा जाता है कि बॉडी जो होती है इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मगर इसका उल्टा कर दिया जाए, मेरा टाइम इंटरवल जो होता है वो तो इक्वल होता है, मगर इसमें क्या होता है, डिस्टेंसेस जो बॉडी ट्रेवल कर रही होती है वो इक्वल नहीं होता है। इस वजह से जो ग्राफ बनाया जाता है वो कैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि मैं चल रहा था एक ट्रैफिक एरिया से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, कभी मुझे भीड़ मिल रही थी तो मैं अपनी बाइक को मैंने हल्का करा, कहीं पे मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी, कहीं पे कम करी, तो ज़्यादा कम मैं करता गया। यानी इसमें क्या हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मेरी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड जो होगी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इस वजह से जो भी मुझे इस तरीके से, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो भी वेलोसिटी का मामला होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और उसका जो कर्व आएगा हमेशा, इसका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा कर्व में आएगा। और यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसका ग्राफ हमेशा इक्वल आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि बॉडी अगर स्पीड में है तो वो स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब हम फर्दर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, अगर इसकी मैं बात करूँगा तो उसको बताने से पहले मैं बात करूँगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की, ठीक है। तो फिज़िक्स के अंदर जो बात की जाती है स्केलर के लिए, ठीक है, स्केलर और वेक्टर, तो छोटी छोटी बातें बताऊंगा पर वो बातें मोटी होंगी, ठीक है। स्केलर क्या है, स्केलर सिंपली आपने सुने होगा, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसको हम यूनिट में नाप सकते हैं। यूनिट का मतलब हो गया कि अगर मैं डिस्टेंस को ट्रैवल करता हूँ और उसका डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करता हूँ तो उसको मैं या तो मीटर में करूँगा या किलोमीटर में करूँगा या में करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे चींटी अगर ट्रैवल कर रही है तो में कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में कर सकता हूँ, और बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में कर सकता हूँ, मीटर में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो यूनिट में बता रहा हूँ तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। या फिर अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड में मैंने उसका मैग्नीट्यूड क्या था, क्या वो मीटर पर सेकंड में कितना था, 50 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैग्नीट्यूड में आती है, जो साइज़ को बताती हैं कि बॉडी का जो हिसाब चल रहा है वो किस मैग्नीट्यूड से चल रहा है, कितनी रफ्तार से चल रहा है। अगर मैं स्पीड की बात करूँगा तो उसी स्पीड में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है या फिर 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं वक्त की बात करता हूँ, टाइम की बात करता हूँ, तो मैं बताऊँगा या तो 2 आवर्स या फिर मैं 20 सेकेंड कहूँगा या फिर 20 मिनट्स कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैग्नीट्यूड में आ जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, स्केलर वो क्वान्टिटी होती है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड ही देखा जाता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें हमारी पहली चीज़ आ जाएगी डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा, और टाइम भी। और अगर इसी स्केलर जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, अगर मैं उसको स्पेसिफाई कर दूं कि वो मैग्नीट्यूड तो उसके अंदर आ रहा है, हाँ भाई गाड़ी जो है मेरी ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, पर अगर मैं
ये स्पेसिफाई कर दूं कि किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, ठीक है। अगर मैं उस क्वांटिटी के अंदर यानी स्केलर क्वांटिटी के अंदर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं तो ऐसी क्वांटिटी को मैं वेक्टर क्वांटिटी कहता हूं, जिसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैं वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, मोमेंटम एट्सेट्रा। तो इस तरह की जो भी चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसका डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा, तो ऐसी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आती हैं। अब दोनों में और जो दूसरी बात होगी, जो दूसरा इन दोनों में फ़र्क होगा वो होगा कि स्केलर के लिए आता है कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, नेवर भी ज़ीरो, ठीक है। मगर वेक्टर की बात करें, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। अब वो डायरेक्शन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मेरा था और मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट मेरा ईस्ट की तरफ ईस्ट में ट्रेवल कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये मैंने वेलोसिटी बता दी और डायरेक्शन भी दे दिया। अब मैंने इस डायरेक्शन को जो कि ईस्ट की तरफ था उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, है ना, और इसके जस्ट ऑपोजिट में जो होगा वेस्ट डायरेक्शन, उसको मैं नेगेटिव मानूंगा, ठीक है। अब दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव थोड़ी कर सकते हैं, तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो इसको नेगेटिव मानूंगा इसके जस्ट ऑपोजिट में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अगर इस इधर की तरफ ऑब्जेक्ट जाता है तो इधर 5 मीटर पर सेकंड के साथ जाता है, ठीक है, स्पीड में, वेलोसिटी में। तो ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये डिपेंड करती है वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे एक बॉडी न्यू करके ट्रेवल करके गई और एक बॉडी गई ऐसे, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से जो मतलब रखता है वो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बारे में ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो ज़ीरो भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ज़ीरो कब हो सकती हैं, जब उसकी इनिशियल यानी जहाँ से चला था वहीं पे वो दोबारा भी आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो जाती है तो वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। पर ऐसा किसके साथ देखा जाता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, वो डायरेक्शन कैसा होगा कि उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो वो चीज़ पॉजिटिव में मान जाएगी, और जस्ट ऑपोजिट टू दैट हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी अगर उसके जस्ट ऑपोजिट में, जैसा कि मैंने बताया था, वो नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात करूँ तो डिस्टेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये है स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सिंपली इट इज़ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब वो पाथ कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ट्रायंगल जैसा हो सकता है। एक बॉडी ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई, तो यहाँ पे दोबारा आ गई, ठीक है। और एक बॉडी मान लो ए पॉइंट है और इसको यहाँ पे जाना था बी पॉइंट पे, तो वो टहलता हुआ गया मस्त गलियों से होता हुआ, वो ऐसे भी जा सकता है जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी बॉडी डिस्टेंस, जो भी बॉडी पाथ ट्रेवल करेगी तो वो टोटल पाथ जो है डिस्टेंस माना जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, हर एक की एसआई यूनिट भी होती है। तो अगर मैं कह दूं मैग्नीट्यूड में बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया 20, और 20 का मतलब क्या है भाई, स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि किलोमीटर में है। तो 20 मैंने लिख दिया, मान लो 20 सेकेंड कर दिया, तो वो डिस्टेंस थोड़ी कहलाया जाएगा, तो गलत हो गया। इस वजह से हर एक चीज़ की एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड, ठीक है, सिस्टम में इसकी बात की जाती है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि जो यूनिवर्सल हो,
अगर मैंने 2 मीटर कहा है तो वो पूरी दुनिया के अंदर 2 मीटर सेम होगा सबके लिए, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाती हैं। तो ये एसआई यूनिट हो गई डिस्टेंस की, क्या, मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और फिर हम फर्दर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जब मिल जाएगा, जैसे मैं डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन दे दूंगा तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन बदल रहा है, हर बार डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ पे बदला, यहाँ पे बदला, यहाँ पे क्या है, एक बार बदला, फिर 2 बार बदला, फिर 3 बार बदला, तो डायरेक्शन बदला, ठीक है। पर अगर डायरेक्शन कांस्टेंट कर दूं, जैसे अभी बॉडी यूँ करके गई थी, ए से सी पर गई है, सी पॉइंट पे, और एक बॉडी जाती है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ए से डायरेक्ट कैसे जाती है, सी पर जाती है। तो इसमें क्या है, एक डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया ए से सी पर जाने का, ठीक है। तो जब बॉडी इस तरह से ट्रेवल करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो इसमें खासियत क्या है कि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर वेक्टर पे ही डिपेंड किया जा सकता है। और वेक्टर की खासियत ये है कि वेक्टर को वेक्टर एडिशन के ज़रिए से, जैसे ट्रायंगल रूल है, ट्रायंगल रूल, उसके ज़रिए से ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी मेरी ऐसे ट्रेवल करती है और एक बॉडी ऐसे ट्रेवल करती है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस रिजल्टेंट के बराबर होगा, यानी इन दोनों का वेक्टर सम। तो कहने का मतलब यह है, आगे हमें पता चलेगा कि हम जो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को क्या ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो देखने वाली बात ये होगी, अगर वो सेम ऐसा यूनिट वाले होंगे, जैसे टाइम को टाइम के साथ ऐड किया जा सकता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड किया जा सकता है, फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड करेंगे। तो ये सारी बातें कॉमन जो आगे सवालों को करते हुए समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें फर्दर कोई स्पेशल चीज़, जैसे मैंने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी ज़ीरो भी हो सकती है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर बॉडी यहाँ से चली है, ए से बी गई, बी से सी गई, ठीक है, फिर सी से दोबारा ए पे चली गई, तो इसमें क्या हुआ, बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, इसके अंदर सेम हो गया। अब सेम हो गया तो मतलब क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे, यानी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा मुझे, तो ज़ीरो रहेगा। इसका मतलब जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है बॉडी की, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। मान लीजिए बॉडी ट्रेवल करती है ए से बी की तरफ और वो भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये मान लीजिए 5 मीटर है, तो बॉडी ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करा, ए से बी गई 5 मीटर। तो इस केस के अंदर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि डिस्प्लेसमेंट कैन लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर सवाल इसके ऊपर आ जाता है क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि अभी हमने देखा बॉडी ऐसे ऐसे ट्रेवल करके गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो बॉडी ए से गई, दोबारा घूम के ए पर आ गई। मगर इस केस में डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो ज़ीरो थोड़ी होगा, वो तो बराबर होगा 2 + 3 + 7, तो 7 + 9, ये टोटल 9 मीटर क्या है, 9 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। जो मतलब कहने का ये है, स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमेशा एडअप में आ जाती है। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी की जो पोजीशन है वो कैसी है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, जब बॉडी
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जैसे मैंने बताया कि रुक गई, दोबारा वापस नहीं आई, ए से बी पे गई 5 मीटर और फिर उसने इतना पाथ कवर किया, तो इस केस में मैं कहूँगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस जो है लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की, और इससे रिलेटेड ग्राफ भी हम देखेंगे। तो स्पीड में क्या है, स्पीड जो है कांस्टेंट भी हो सकती है और स्पीड बदलती भी रहती है। तो स्पीड जब चेंज होती है तो हम देखेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। कहने का मतलब यह है, स्पीड चेंज होने का मतलब यह है डायरेक्शन बदलेगा, और जैसे ही स्पीड के अंदर डायरेक्शन देती जाएगा तो वेलोसिटी के अंदर देखी जाती है। तो स्पीड क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी और इसकी दोनों की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है। ठीक है, पर स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मगर वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ किससे मतलब होना चाहिए, होता है, मतलब होता है डायरेक्शन से। इसी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। इस वजह से अगर आप भूल भी जाओ तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड, और इसी तरीके से मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की भी यूनिट हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम देखें कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो ज़ीरो हो सकती है, तो स्पीड के बारे में आता है कि डिस्टेंस भी कभी ज़ीरो नहीं होता, तो स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। पर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमने देखा वो ज़ीरो हो जाएगा, कब, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो कहने का मतलब ये है जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, और डायरेक्शन अगर मान लो ईस्ट का मैंने पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ईस्ट को पॉजिटिव मान लिया तो जाहिर सी बात है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी वेस्ट को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो वेलोसिटी भी क्या है, ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी बॉडी ए से बी की तरफ, ठीक है, तो इस केस में स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इस केस के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इस वजह से दोनों चीज़ें इस केस में बराबर हो जाएंगी। पर वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट भी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात थी। अब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होता है इनका, ये है वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा हूँ मैं, और टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, जिसका जो स्लोप होता है हमेशा याद रखिएगा, इसका स्लोप हमेशा हमें, अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करता हूँ तो ये एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और फिर बाद में देखेंगे मैं एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। तो एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा अंडर द कर्व, जो भी एरिया आएगा, तो इसका जो एरिया होता है वो हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कोई ग्राफ बना हुआ है और इसमें ये चीज़ दी हुई है, तो हम जो भी उस ग्राफ के ज़रिए से जो भी पॉलीगन बनना होगा, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना, तो हम फॉर्मूला पुट आउट करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसमें जो बेस होगा वो टाइम के बराबर हो जाएगा, और जो हाइट होगी वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, और उसका एरिया किसका बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो मैंने बताया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है, ये स्लोप, ठीक है, स्लोप को हम थीटा भी कहते हैं। ठीक है, जिसका जो निकालने का तरीका है चेंज इन वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज, डेल का मतलब होता है चेंज, डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कितना चेंज है और एक्स एक्सिस में कितना चेंज है, तो इसी के डिवीजन से हमें स्लोप मिलता है। और स्लोप क्या देता है, अगर वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हमें स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी वर्सेस का टाइम का ग्राफ देख के कि वो एक्सेलरेटेड है या फिर यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से है, किस तरीके से है, पैरेलल, जो उसका स्ट्रेट लाइन में तो है मगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए मेरी बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी और ये मेरा टाइम बढ़ता ही जा रहा था, और टाइम तो किसी के लिए भी नहीं रुकता, क्यों रुकेगा भाई, टाइम कभी रुका है, टाइम तो बढ़ने से मतलब है, ठीक है, तो टाइम की तरह चलना चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर बॉडी मेरी 5 मीटर पर सेकेंड थी तो मैंने देखा 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर अगले 10 सेकंड में देखा, फिर 15 सेकंड पे देखा, फिर मैंने 20 सेकंड पे देखा, तो हर वक्त मेरा जो उसकी जो स्पीड थी वो सेम रही, यानी उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट रही, उसके अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो जब ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो उसका कर्व होगा वो स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट होने का मतलब क्या है, वो पैरेलल भी होगा टाइम एक्सिस के, तो जब ऐसी कंडीशन निकल के आएगी तो हम समझ जाएंगे कि वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। अब मान लीजिए जो ग्राफ है, अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम की, अगर वो कुछ इस तरीके से है तो कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये मेरा टाइम एक्सिस पे है और ये मेरा यूँ करके है, तो इसमें क्या है, हर एक टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा अभी 5 था 5 सेकंड में, फिर मैंने देखा अगले 10 सेकंड में देखा मैंने वो 10 हो गया, फिर यहाँ पे मैंने 15 सेकंड पे देखा तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है टाइम। तो अगले 20 सेकंड पे देखता हूँ मैं तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिखती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब अब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से उसका चेंज आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, वो जो है यूनिफॉर्म रेट से यानी इक्वल रेट से वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई जा रही है। इस ग्राफ से ये पता चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो टाइम कैसा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखा कि उसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो अब कांस्टेंट नहीं है। तो जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि यहाँ पे यूनिफॉर्म अगर चीज़ होती है तो वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब हम फाइनली बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन से कहने से चलने से पहले मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरा ग्राफ ऐसा है, ठीक है, डिस्टेंस जो है मीटर में है और टाइम मेरा सेकंड में है। तो अगर ऐसा है और वो स्ट्रेट लाइन में है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए, मान लीजिए बॉडी चली है 5 मीटर है और मेरा टाइम बढ़ता रहता है, तो टाइम हर बढ़ते वक्त पे मैंने देखा 5 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में देखा 5 मीटर, फिर ऐसे ही देखता गया, टाइम बढ़ता गया, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड द डिस्टेंस का वो बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो रुकी हुई है किसी जगह पे, उसकी जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा था, मगर उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही। तो इससे क्या मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि गाड़ी पार्किंग की हुई है, ठीक है, और मैंने देखा अपने टाइम में, मैं देख रहा हूँ यार चली नहीं रही, मतलब उसकी जो पोजीशन में है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन स्टेशनरी की होती है। तो समझ लेना चाहिए इस ग्राफ से कि जो भी ग्राफ है बॉडी जो है वो रेस्ट में खड़ी हुई है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के बढ़ने से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो फाइनली हम समझ जाएंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। और अगर यही चीज़ ऐसे हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो मोशन में आ चुकी है, क्योंकि विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल रेट से उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हो जाए तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, और अगर मोशन ऐसा हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए फ़ौरन कि उसका जो मोशन है वो अब
यूनिफॉर्म नहीं रहा, उसकी बॉडी चेंज हो रही है, रेस्ट में नहीं है, मगर उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म में चला गया। कहने का मतलब यह है कि विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं कवर हो रहा। ठीक है, तो अब फाइनली हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से ये समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। ठीक है, जैसे ही वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है फ़ौरन हम कहते हैं कि वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, जैसे मैं ट्रैफिक में चल रहा था और स्ट्रेट लाइन में था और जस्ट उसके परपेंडिकुलर मैंने इस डायरेक्शन में मोड़ दी गाड़ी। ठीक है, तो मुझे एकदम से थोड़ी मोड़ पाऊंगा, तो मुझे वेलोसिटी अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो उसको ब्रेक लगा के उसको हल्का करना पड़ेगा, तभी तो मोड़ूंगा, वरना मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है टक्क से अगर कोई सामने होगा उस मोड़ पर तो फिर गए भाई साहब उस वेलोसिटी के साथ, क्योंकि मोमेंटम पैदा हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो गाड़ी अच्छी खासी भारी होती है भाई, इसके अंदर वेलोसिटी भी दे दी, ठक से घुसेगा। अगर ठेला वाला भी जा रहा होगा इत्तेफाक से फिर तो हो गया काम। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है जब भी चेंज होगी हमेशा जो नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस टर्म पे वो होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में आता है इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है, वेलोसिटी के अंदर दो बातें देखी जाती हैं। ठीक है, जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक वेलोसिटी हो जाती है जो इसको हम u से डिनोट करते हैं, तो इसको हम मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज होकर दूसरी वेलोसिटी में जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो फाइनल वेलोसिटी के अंदर आएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। ठीक है, स्मॉल लेटर से मैंने लिखा गया है, तो u से इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी। अब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना डेल v, डेल का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है ये चेंज को बता रहा है। किसका चेंज? वेलोसिटी का चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर माइनस कर दें तो इसको हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। ये मतलब ये जो रेट है ना, रेट का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो टाइम के साथ आ रहा है। तो टाइम के साथ आ रहा है तो मैं क्या कहूँगा, इसको कहेंगे डेल v बाई टी। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो भी चेंज आया वेलोसिटी को अंदर अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो यही चीज़ मुझे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन से मतलब रखती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ठीक है, तो जिसमें भी डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो मगर डायरेक्शन चेंज अगर कर दें तो भी उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ये चीज़ हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए क्या याद रखना है? डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, अब जब कोई चीज़ ऐसी होती है तो इसका मतलब क्या है? मीटर पर सेकेंड। और डिवाइड में, तो डिवाइड में यहाँ लगा दिया सेकेंड। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी रेसिप्रोकल। तो अब ये क्या होता है? ये सीधी से मल्टीप्लाई होगा, m1 से m और s इंटू एस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गई? इसकी यूनिट आ गई एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक्सेलरेशन जो है मोशन की तरह यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो चेंज आ रहा होता है किसके अंदर? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना ये। तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा अगर वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम या डिक्रीज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और कैसा रेट से? यूनिफॉर्म रेट से। कहने का मतलब ये है
कि मैंने देखा मैंने वेलोसिटी देखी चेंज होते हुए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले टाइम लिख लेता हूँ फिर वेलोसिटी लिख लेता हूँ। तो मैंने इधर ले लिया टाइम, इधर ले लिया मैंने वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड से शुरुआत कर, 0 से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो 0 और वेलोसिटी किस होती है मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में। फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और यहाँ मैं ले लेता हूँ 10, 20, 30, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब शुरुआत हुई तो उस वक्त वेलोसिटी बिल्कुल नहीं थी, अभी चलना शुरू हुई है, यानी वेलोसिटी जो है इनिशियल वो 0 है। तो मैंने देखा 5 सेकंड में जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 5 सेकंड यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ये जो टाइम इंटरवल है मेरा बिल्कुल इक्वल है, 5-5 सेकंड का टाइम इंटरवल इक्वल है। तो मैंने हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखा कि इसमें जो चेंज आ रहा था वो इक्वल इंटरवल से आ रहा था, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से वो वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई जा रही थी। देखो यहाँ पे 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, यानी हर बार जो इसका चेंज आ रहा था वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करता हुआ जा रहा था, ठीक है। और इसका उल्टा अगर मैं लिखूँ, जैसे मैं ये टाइम मैं ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसका उल्टा 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैंने देखा, जब मैंने देखना शुरू किया उस वक्त जो वेलोसिटी थी मतलब 0 सेकंड पे वो 20 मीटर सेकंड थी। मैंने पट्ट से ब्रेक लगाया, पट से मतलब मैंने ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगा दिया तो भाई वेलोसिटी हल्की होगी ना, धीरे धीरे स्पीड हल्की होगी। ब्रेक लगाने का मकसद ये होता है कि हम अपनी गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल कर लें। अब मोड़ पे एकदम से बिना ब्रेक लगाए खट्टे से घुस जाएंगे ना, खट्टे से का मतलब यह है आवाज़ आएगी पट्टे से तो 0 पे क्या मैंने ब्रेक लगाया तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी ब्रेक लगाते वक्त वो 20 मीटर पर सेकंड थी। फिर अगले 5 सेकंड में मैंने देखा कि वेलोसिटी 15 हुई, फिर अगले 5 सेकंड में 10 हुई, फिर अगले 5 सेकंड में 5 हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है ये यूनिफॉर्म रेट से घटती हुई जा रही है ब्रेक लगाने की वजह से। और इससे पहले हमने देखा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती हुई जा रही थी। तो जब भी यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि देयर इज अ इंक्रीज इन वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म रेट। तो वेलोसिटी का जो इंक्रीज होगा या उसका डिक्रीज होगा, ठीक है, तो देयर इज अ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म रेट। जब ऐसा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वेलोसिटी जो है हमारी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। और जब भी एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होता है तो हम समझ जाते हैं कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है या तो वो इंक्रीज कर रही है या फिर वो डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्म रेट के साथ। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और दूसरा जो है जिसके अंदर हमारा जो चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी के अंदर वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं टाइम को ले लूँ सेकंड में और वेलोसिटी को ले लूँ मीटर पर सेकंड से, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो जैसे 0, 5, 10, 15, तो इसमें मैंने देखा कि वेलोसिटी मेरी उस वक्त जब मैंने नोटिस करना शुरू किया तो वेलोसिटी अभी जो बॉडी है वो चल रही थी, चलो ठीक है चल रही थी तो मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है। फिर अगले 5 सेकंड में मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 5 सेकंड में मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। फिर अगले 5 सेकंड में मैंने देखा कि वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 7 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पे क्या है जो चेंज देखने को मिलेगा, 0 से 15 का चेंज कितना आया, 15 का चेंज है। और 10 से 15 का डिफरेंस कितना होगा, 5। और 10 से फिर 7 का डिफरेंस कितना होगा, 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा टाइम इंटरवल तो इक्वल है। टाइम इंटरवल इक्वल के होने के अलावा क्या चीज़ दिख रही है कि जो वेलोसिटी का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट को शो कर रही है। तो जब भी ऐसा होगा
हमारा जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा होता है जब भी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, मगर वो डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी नॉन यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा, ठीक है, जो कि हमने अभी देखा था। और नॉन यूनिफॉर्म रेट में क्या होता है, अगर हम ग्राफ की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जाता है अगर वो ऐसा है, ठीक है। पर यही चीज़ कंफ्यूज कर देती है जब हम बात करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम में। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में अगर ग्राफ ऐसा है तो उसका मतलब है यूनिफॉर्म, हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। मगर इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में अगर हम देखेंगे ऐसा ग्राफ, तो इसका मतलब जो मोशन हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मगर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज हो कैसे रही है, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करती हुई जा रही है। तो ऐसा ग्राफ हमेशा एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ हमारा ऐसा होता है हमेशा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा देखा था हमने, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने देखा ऐसा था, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यही ग्राफ ऐसा कर दूं मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में अगर ग्राफ मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो समझने की बात यही थी कि अगर वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म रेट से आता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी का चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट से आता है, ठीक है, कभी मेरा 15 मीटर पर सेकंड सी थी, कभी मेरा 7 मीटर पर सेकंड आया, कभी मेरा 5 हो गया, कभी मेरा 0 हो गया, तो अगर ऐसा होता है तो वो जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब फाइनली हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर मान लीजिए मैं, एक बंदा एथलीट है, वो ट्रैवल करता है कुछ इस तरीके से अलोंग द स्क्वायर पार्क। तो इस केस में उसने कितने बार डिस्टेंस को चेंज किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो उसने इस केस के अंदर 4 बार अपने डायरेक्शन को बदला होगा। अब मान लीजिए वो इस पाथ के अलोंग ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसने 5 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज किया होगा। अब मान लीजिए ऑक्टागन है, ऑक्टागन का मतलब हो गया कि उसमें 8 साइड्स होंगी। तो जैसे जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन का इंक्रीज करता हुआ जाएगा, वैसे वैसे एथलीट को अपने डायरेक्शन को बदलना होगा। अगर क्या हो कि हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल सर्किल जैसा हो जाए, तो सर्किल पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स से, यानी अगर हम किसी भी सर्किल को बना के उसको जूम करके देखना वॉलपेपर उसका, तो उसमें तुम्हें छोटी छोटी बहुत ही स्मॉल सी स्ट्रेट लाइन नज़र आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सर्किल में क्या होता है, अगर एथलीट ट्रेवल करेगा अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो उसको हर बार हर एक पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज करेगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी वेलोसिटी से वो जा रहा होगा, जिस स्पीड से भी वो मोशन कर रहा होगा अलोंग द सर्कुलर पाथ, उसको हर एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और जब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, तो हमें पता है जब भी डायरेक्शन के अंदर चेंज आता है तो हमारे पास एक टर्म कोइंसाइड करती है जो है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी चाहे मैग्नीट्यूड के एतबार से बदल जाए या फिर वो अपने डायरेक्शन के एतबार से बदल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो चुका है। तो हम इस तरह के सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक लड़का है जिसके हाथ में एक स्ट्रिंग है और उसने एक
एक पत्थर को बांध दिया है और फिर वो उसको घुमाता है, ठीक है। और घुमाने से मान लीजिए वो जो घुमा रहा है उसकी स्पीड, उसको घुमाने में, उसको मोशन करवाने में वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रखता है। जैसे मान लीजिए हमारा फ़ैन जो चलता है, यानी सीलिंग फ़ैन, उसकी वेलोसिटी हमारे उसकी जो स्पीड होती है हमेशा कांस्टेंट नज़र आती है। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हवा एकदम से तेज़ हो गई, एकदम से कम हो गई। तो ऐसा कभी लगता होगा जब वोल्टेज हाफ डाउन होते हैं, ठीक है, कम आते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा तब लगता है। मगर अक्सर हमने देखा होगा, इन जनरल अगर बात करूँ तो इसमें क्या होता है, पंखा जो चल रहा होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है। यानी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है उसमें। पर क्या उस यूनिफॉर्म मोशन को जो उसमें हो रहा होगा, जैसे अगर मैं स्पीड को मान लूँ कांस्टेंट है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, पर सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, स्पीड तो हमारी कांस्टेंट होती है, पर उसका जो डायरेक्शन होगा हर एक पॉइंट पे बदल रहा होगा। हालांकि स्पीड कांस्टेंट है मगर उसका डायरेक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हम उसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें थी। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट होती है, पर हमारा जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि हमारा डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। इस वजह से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन के बदल जाने की वजह से। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी जो स्पीड होगी वो किस तरीके से निकल के आएगी, तो इसकी स्पीड जो होती है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो होती है, हमें पता है, अगर बॉडी यहाँ से ट्रेवल करके दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, यानी इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस हमें पता है 2πr के बराबर होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इस तरीके से हम यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो उसकी स्पीड है वो हम बता सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा सवाल भी है कि एक प्लैनेट जो है अराउंड द सन मोशन करता है, ठीक है, और उसका रेडियस भी हमें गिवन है। तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगी। मान लीजिए हमारे अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट है वो किसी स्पीड के साथ मोशन कर रही होगी, तो अगर हमें उसका रेडियस पता चल जाए तो हम उसका डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए उसका टाइम पीरियड जो है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन उसका हमें गिवन दे दिया जाए कि 24 आवर्स का है या फिर 48 आवर्स का है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस के ज़रिए से हम उसका डिस्टेंस पता कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके टाइम पीरियड से। तो हमें उसकी जो सैटेलाइट है, पर्टिकुलर सैटेलाइट जो अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑर्बिट कर रहा होगा अराउंड द अर्थ, तो हम उसकी स्पीड इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो ये सारा माजरा था, इससे रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड। हमने ग्राफ भी देखे, और ग्राफ किसका स्टेट में है, कैसे हम पता करेंगे, कब ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, कब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, कब एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा, कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, स्केलर और वेक्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखते हुए इससे होने वाले जो सवाल आते हैं, जो भी सवाल हैं, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। और इसके रिलेटेड जो भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो सो दैट आई कुड आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। तो ये सारी बातें थी। Thanks for watching my videos.